में विकास की बात करने वाला व्यक्ति सब मुद्दों से बड़ा होकर सामने आया, या तो उसके पक्ष में वोट पड़े या विरोध में मत पड़े। और उस नाते अगर देखा जाए तो अभी 116 सीटों पर जो आगे चल रही है बीजेपी, उस हिसाब से अगर वो आंकड़ा नहीं छुआ तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे नरेंद्र मोदी के फैसलों पर। जिस तरह से उन्होंने टिकट बांटे हैं, जिनके टिकट काटे हैं, उन सब पे एक तरह का सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद उनकी स्ट्रेटजी आगे क्या हो सकती है, उस पर वो उनका जो फ्लाइट है दिल्ली की, वो लैंड करेगी कि क्रैश करेगी, ये भी सब इन आंकड़ों के बाद शायद कुछ कह सकते हैं। विजय जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, और वो सवाल ये था कि अगर ये जो रीजनल जो शतरंज जो बड़े बन जाते हैं, वो कैसे नेशनल पार्टियों के लिए आगे जाके सिरदर्द या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? क्या इससे बीजेपी और कांग्रेस सबक लेती होंगी या लेंगी? देखिए, 1971 से एक बात चली आई है कि जब इंदिरा जी को 9 चीफ मिनिस्टरों ने मिलके मोरारजी देसाई को हरा के प्रधानमंत्री बना दिया, तब से एक एहसास रहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री या रीजनल लीडर बहुत स्ट्रांग बन जाएगा तो वो अपनी नीति को आगे बढ़ाएगा, वो राष्ट्रीय जो नेतागिरी होती है उसके अनुशासन में, उसके शिस्त में, उसके कमांड में नहीं रहेगा। इस डर के वजह से कांग्रेस पार्टी ने एक नीति अपनाई थी कि किसी राज्य के अंदर उन्होंने किसी बड़े नेता को उभरने नहीं दिया। और जहाँ जहाँ पे भी बड़े पावरफुल चीफ मिनिस्टर थे, जैसे मोहनलाल सुखड़िया राजस्थान में थे, या महेंद्र मोहन चौधरी आसाम के अंदर थे, या हरे कृष्ण मेहताब उड़ीसा में थे, या ब्रह्मानंद रेड्डी आंध्र प्रदेश में थे, वो सबको हटा के उस जगह पे ऐसे नेताओं को लेके आए कि जिनके पास में 2 या 3 से ज़्यादा एमएलएस का सपोर्ट नहीं था और उनका डिपेंडेंस टोटली कंप्लीटली हाई कमांड के ऊपर रहा था। और वही परिस्थितियां उसके बाद में नरसिंह राव के ज़माने में भी चलती रही और उसके बाद में सोनिया गांधी जी के ज़माने में भी चलती रही। अभी थोड़े दिन पहले जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में उभर के आए थे तो उनको हाउंड आउट करके कांग्रेस पार्टी के बाहर निकाल दिया गया। उसी तरह की राजनीति, ऑलमोस्ट राजनीति बीजेपी ने भी अपनाई। कल्याण सिंह पावरफुल नेता बन गए तो उनको वहाँ उस अपने पद से हटा दिया। उसके बाद में जो येदुरप्पा बने तो उनको के लिए भी परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट की गई कि वो रीजनल नेता न बन पाए। तो रीजनल नेता अगर जब बड़ा बनता है तो राष्ट्रीय नेताओं को बड़ा डर लगता है कि ये हमें चैलेंज करेगा और हमारी कुर्सी से हमको हटाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जिस पोजीशन के ऊपर पहुंचे हैं उसके वजह से बीजेपी की, भाजपा की राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर एक डर सा है, खौफ सा है। और उसी वजह से 1 साल से नरेंद्र मोदी ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय स्तर पे आना चाहता हूं, और बीजेपी और संघ परिवार ने उनको रोकने की कोशिश की है। अब यहाँ मैं दीप्तोष को भी साथ में जोड़ना चाहूंगी। दीप्तोष, दरअसल देखा जाए तो येदियुरप्पा ने कर्नाटक में बीजेपी के साथ वही किया जो कांग्रेस के साथ जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में किया। और अब दोनों पार्टियों से अगर पूछा जाए ऑफ द रिकॉर्ड तो दोनों कहती हैं कि ये 2 राज्य हमारे हाथ से अगली बार निकल जाएंगे, नहीं रहेंगे हमारे साथ। तो आपको लगता है कि दोनों नेशनल पार्टियों को इसमें अपनी जिसे कहना चाहिए कि बहुत सोची समझी एक रणनीति जो अभी तक रहती आई है, लेकिन खुले तौर पर सामने वो नहीं करते हैं, और कई जगह इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल सकी हैं, चेंज करना पड़ेगा? दोनों जो नेशनल पार्टी है, इनको जो नेशनल लीडरशिप है और जो स्टेट लीडरशिप है, ये फ्रिक्शन चल के आ रहा है। जैसे विजय जी बताया कि कांग्रेस एक टाइम बहुत ही अफ्रेड था, बहुत ही इनको डर था कि ये रीजनल लीडर्स उभर के जो आएंगे ये बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे कि सेंट्रल लीडरशिप को चैलेंज करना शुरू कर देंगे। अभी बीजेपी में भी ये प्रॉब्लम था, बीजेपी में ये प्रॉब्लम बहुत ही कम है। अगर आप बीजेपी को स्टेटस देखें तो बीजेपी को जो सेंट्रल लीडर्स है, प्रिंसिपल सेंट्रल लीडर्स, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा में सुषमा स्वराज, विरोधी नेता राज्यसभा में अरुण जेटली, इन लोग सब थोड़ा पीछे हट गए मोदी का, अगर मोदी से कंपेयर करें तो स्टेट लीडर बीजेपी में इस वक्त थोड़ा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। लेकिन ये नेशनल लीडरशिप को देखना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा धीरे धीरे कि स्टेट में उभर के जो नेता आ रहा है उन लोग को सत्ता दिया जाए, इंपॉर्टेंट सत्ता। तो कांग्रेस ने पास्ट में वाईएस राजशेखर रेड्डी और शीला दीक्षित को माना है कि ये लोग पावरफुल है, इन लोग को पूरा सत्ता देना चाहिए, पूरा सत्ता देना चाहिए, पूरा पावर देना चाहिए। थोड़ी देर आपको रोकूंगी। हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता। रूडी साहब, दोनों राज्यों के जो रुझान आ रहे हैं आपके सामने है, दोनों पे आपकी पहली प्रतिक्रिया? आपकी सरकार दोनों जगह थी, एक जगह जाती हुई दिख रही है। देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है,
मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने उसका परंपरा को कायम रखा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, और इस पर लगता है उनके लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कांग्रेस की पारी थी। हमने इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया, हम नहीं कर पाए, और हमें लगता है कि यदि संख्या हमारी पूरी नहीं होती है तो हमें हार स्वीकार करना चाहिए, और कांग्रेस को इस बात के लिए बधाई। लेकिन एक बड़ा विषय जो अभी मैं थोड़े से चर्चा में सुन रहा था, कभी आप जगन मोहन रेड्डी और कल्याण सिंह की बात कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने एक बड़ा काम किया है कि उन्होंने अभी तक हिमाचल प्रदेश में इस परंपरा को कायम रखा है कि दो राष्ट्रीय पार्टी के बीच में अपना मत को रखा है। मैं समझता हूँ कि इस बड़े लोकतंत्र के लिए बड़ी कामयाबी है, और चाहे वो बीजेपी के घटक के लोग बाहर आए हों या कांग्रेस के घटक के लोग बाहर आए हैं, उन लोगों को अहमियत नहीं दी है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को बधाई देना चाहिए इस पूरे विषय के लिए, कांग्रेस की जीत पर, और हिमाचल प्रदेश के लोगों को बधाई मिलना चाहिए कि उन्होंने एक बार फिर से एक परंपरा जो उनके समझ में। रूडी साहब, मैं रोकूंगी, मैं वापस गुजरात पे भी आपसे बात करूंगी। आनंद शर्मा इस वक्त कांग्रेस के नेता कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। हिमाचल में कांग्रेस का एक मजबूत बेस हमेशा रहा है, और हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि कांग्रेस की जीत होगी। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझसे उम्मीद मत करें कि मैं कोई टिप्पणी करूंगा। कांग्रेस अपनी परंपरा के अनुसार ये निर्णय तय करती है, ये यहाँ पे टिप्पणी नहीं हो सकती। Congress seems to have managed straight victory. Is it going to be Narendra Modi versus Rahul Gandhi in 2024? Well, I don't know. Well, the rest of India perhaps may not be welcoming of him. So I cannot comment what the BJP will decide. But when it comes to 2014, we are the largest political party of this country, 127 years old. We are absolutely confident of facing any opponents and defeating them. चलिए, रूडी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूडी साहब, ये भी हमने देखा कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ रही थी हिमाचल के बारे में, खुशी जाहिर करते हुए कि सही रास्ते पर गए, और वगैरह वगैरह जो टिप्पणी आमतौर से जो जीतती हुई पार्टी दिखती है वो कहती है, वो उन्होंने कहा। लेकिन गुजरात में अगर कहें आपकी पार्टी जीत रही है, या ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं? क्योंकि हम लोग जब भी फील्ड में गए और हमने देखा कि वहां पे किसी भी कैंडिडेट को कोई पहचानता नहीं है। बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें सब जानते हो। सब सिर्फ ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट देनी है या नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देनी। तो नरेंद्र मोदी सेंट्रिक पूरा ये चुनाव हुआ। आपने कहा बिल्कुल ठीक किया, दोनों बात ठीक है। नरेंद्र मोदी की पहचान है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, और जिस पार्टी में नरेंद्र मोदी है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। गुजरात में 5 बार सरकार बन चुकी है, और 3 बार इसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना है, और तीसरी बार जो हम शपथ लेने जा रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत किसी भी जीत के लिए कई कारण होते हैं। निश्चित रूप से नेतृत्व एक होता है, पार्टी एक होता है, कार्यकर्ताओं का समर्थन होता है, लोगों का मत बनता है, मीडिया का भी समर्थन होता है, और ये सभी कॉम्बिनेशन से एक प्रांत की जीत होती है। और मुझे लगता है कि जिस औसत के साथ हम दोबारा जीत के आए हैं वो स्वीकार्य है, और गुजरात के लोगों को बधाई देना चाहिए। गुजरात के लोगों को मैं फिर इस बात की बधाई देना चाहूँगा, और कांग्रेस के लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि उन लोगों ने इस परंपरा को कायम रखा है कि जो विरोधी निकल करके जाते हो, नई पार्टियां बनाते हैं, वो वैसे लोगों को अहमियत नहीं देते हुए आज भी उस परंपरा को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कायम रखा। आपके हिसाब से रूडी साहब, गुजरात में जो जीत तीसरी बार मिल रही है, भले ही अभी जो हम रुझान देख रहे हैं, वो रुझान जो आंकड़ा पहले का था 117 सीटों का, उस तक नहीं पहुंच पाते हुए लग रहे हैं, और लग रहा है कि कांग्रेस का जो पिछली बार का आंकड़ा था, भले ही वो विपक्ष में बैठे, वो उसे छू लेगी, क्योंकि उससे आगे रुझान दिखा रहे हैं। 65 का फिलहाल हमारे पास रुझान आ रहा है कि 65 पे आगे चल रही है कांग्रेस, और 115 पे चल रही है बीजेपी आगे। तो ये रुझान है, लेकिन रुझानों में ऐसा दिख रहा है कि 117 का आंकड़े से पीछे लगातार रह रही है। तो इसको किस तरह से आप एनालाइज करेंगे कि आपने लगातार काम किया, लगातार गुजराती अस्मिता की बात की, लगातार आपने विकास भी किया, लेकिन नंबर कम होती है? एक चीज तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सवाल करें तो आपके सवाल हम लोग 1-2 सेंटेंस में समझ जाते हैं। इतना लंबा बोल करके क्यों आप अपना समय? नहीं, वो तो मैं तय करूंगी, मैं सवाल कितना लंबा पूछती हूँ। आपको आपके पास वक्त है, आप जवाब दीजिए। रूडी साहब जवाब दीजिए, आपके पास पूरा क्योंकि आप लोग वक्त, हाँ, इसलिए वो आपका सवाल हम समझ गए। जो आपने देखिए, हमारे जैसे लोग इस देश के राजनीति में पिछले 25 वर्षों से चुनाव लड़ते रहे हैं,
और बहुत सारे चुनावों में हमें खुद नहीं पता चलता है कि चुनाव कब जीतेंगे, कब हारेंगे, लेकिन इस देश में जो लोग कतई चुनाव नहीं लड़ते हैं वो सब लोगों को खूब पता होता है कि इस देश में क्या परिणाम आने हैं, जैसे कि आप लोगों ने चर्चा की। वो भी तर्क ठीक है, वो लोग अपना अनुमान निकालते हैं, पोलस्टर्स बैठते हैं, एग्जिट्स प्लान करते हैं और उसके बाद परिणाम देते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारे जैसे लोग जो इस देश की राजनीति में हैं, कई बार ये कठिनाई होती है। ये बात सही है आपका कि 117 का जो आंकड़ा पहले था और 117 के आंकड़ा को पार करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में मेरा भी थोड़ा बहुत स्थान है, मैं नेतृत्व के बीच में बैठता था, मैंने तो अभी तक किसी नेता को नहीं देखा जो इस घोषणा की हो कि हम 130 जीतेंगे, 140 जीतेंगे, 150 जीतेंगे। हम सामान्यतः ये कहते रहे कि हमारी अच्छी जीत होगी, लेकिन ये संख्या आपके द्वारा दिया गया और ये संख्या आपके द्वारा काटा जा रहा है, इसलिए ये कहना कि ये जीत की जो संख्या कम, हमने कहा था एक अच्छी जीत होगी और गुजरात कांग्रेस। चलिए पी चिदम्बरम कुछ बोल रहे हैं, वो सुनते हैं पहले। Congress has won, I think, according to the last results I saw, the Himachal election. And in Gujarat too, in my view, Congress is the winner. Congress has gained several seats and the BJP has been contained, the last numbers I saw, below 117. The BJP does not cross 117 and the Congress has improved its tally. Congress is a clear winner in Gujarat too. दीप्तोष एक कमेंट यहाँ पर कि पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि वो हिमाचल में तो जीत ही रहे हैं, लेकिन गुजरात में भी उन्होंने रोक दिया है बीजेपी को एक तरह से और अपनी टैली बढ़ाई है। अगर इन्हीं रुझानों को वो नतीजे मान रहे हैं कि अपनी टैली बढ़ाई है, कांग्रेस को इससे संतोष कर लेना चाहिए या ये महज एक एक्सक्यूज है? लेकिन गुजरात में कांग्रेस किस तरह से बिखरी पड़ी है, उसके लिए ये मैसेज कोई अच्छा नहीं है। इससे पता चलता है कांग्रेस का एक्सपेक्टेशंस गुजरात से कितना कम है। हम जब घूमे थे हमको लग रहा था कि कांग्रेस का जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लीडर है वो भी सोच रहा था कि 80 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी, गुजरात परिवर्तन पार्टी इज ए न्यू फोर्स, क्या करेंगे, किसका वोट काटेंगे ये पता नहीं था सब कोई को, इसलिए कांग्रेस सोच रहा था कि हमारा बढ़ेगा, लेकिन 80 में हम रुक जाएंगे क्योंकि मोदी फैक्टर इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कांग्रेस का जो एक्सपेक्टेशन है ये इतना लो था, इसलिए अपना स्ट्रैटेजी, अपना कैंपेन ठीक से कर नहीं पाए। कब सेंट्रल लीडरशिप, कब लीडर भेजेंगे ये भी ठीक से पता नहीं था स्टेट लेवल पे लीडर्स को। और ये इनफाइटिंग जो है आप स्टेट में, अर्जुन मोढवाडिया, शक्ति सिंह गोविल या शंकर सिंह वघेला, किसका पास सत्ता है, किसका पास डिसीजन लेने का पास है, ये ठीक पता नहीं चल रहा था। सुषमा जी, ये पूरा चुनाव कांग्रेस ने, हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा नहीं, सिर्फ एक खाना पूर्ति की और एक्चुअली जिसे कहना चाहिए ना कि लड़ाई में जाने से पहले ही हथियार डाल दिए। सबसे बड़ी कमी इस पूरे उसमें कौन सी रही? कमियां तो हम बहुत सारी, सबसे बड़ी क्या रही इसकी कमी में? मैं ये मानती हूँ कि सबसे बड़ी कमी ये है कि उन्होंने, इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही तितर-बितर गया था, जो काफ़ी सालों से तितर-बितर हुआ है। और ये जो काम है, ये शायद जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को, उसको ताकत देंगे, उसको स्ट्रेंथ देंगे, वो राहुल गांधी को करना चाहिए था गुजरात में। और वो ये जो काम है ये आज का नहीं है, ये चुनाव के वक्त का काम नहीं है, ये 2-3 साल पहले आपको शुरू करना चाहिए था गुजरात में। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वहां पर गुजरात में ठीक ठाक हो जाती तो कम से कम आप कुछ इसमें कुछ मतलब जीत नहीं तो कम से कम इतनी बड़ी हार जी। महुआ, हमने उत्तर प्रदेश में देखा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी यही बात हुई कि वहां हमने देखा, यहाँ तो मेहनत भी बहुत लगी नहीं सामने की, मेहनत की है कांग्रेस ने, लेकिन उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने वाकई बहुत मेहनत की है। ये बात ऑफ द रिकॉर्ड विपक्षी पार्टियों के नेता भी मानते रहे कि चप्पा चप्पा छाना राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद नतीजा क्या रहा वो भी हमारे सामने है। तो कुल मिला के ये कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है वहां पे पार्टी का, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होता, सिर्फ राहुल गांधी जहां जाते हैं उनके पीछे और उसके बाद, और यहाँ पर भी वही हुआ। तो लगातार पार्टी इस बात को समझ में नहीं आ रहा है पार्टी को कि एक काडर नहीं बनाएंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा पार्टी का तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राहुल गांधी का मेहनत से किसी, जैसे आप कह रहे हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी कहे, कांग्रेस को छोड़ के दूसरे पार्टी के लोग भी कहेंगे कि राहुल गांधी ने मेहनत किया है। बिहार में भी किए थे, उत्तर प्रदेश में भी किए हैं, शायद गुजरात में भी किए होंगे, उतना दिखाई नहीं पड़ा मोदी के वजह से। लेकिन बात यह है कि उत्तर प्रदेश या गुजरात में राहुल गांधी तो कैंडिडेट नहीं है, उनको मेहनत करने, उनके मेहनत के साथ सबसे पहले आपको चाहिए उस प्रदेश का एक नेता तय करना।
वो नेता नहीं है। जहां एक गुजरात जैसा स्टेट में आप बाइपोलर फाइट है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और बीजेपी में भी कांग्रेस वर्सेस मोदी एक्चुअली। तो जो एक तरफ सिर्फ एक नेता दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ कोई नेता का नाम, जैसे अभी दीप्तोष कह रहे थे कि कौन नेता है, किसके पास सत्ता है, हु हैज द मैंडेट टू टेक अ डिसीजन, किसी को पता नहीं है। तो इस तरह से आप मेहनत करते रहिएगा, मतलब आप इधर से उधर दौड़ेंगे, उधर से उधर दौड़ेंगे, दिखाई पड़ा कैमरा पे भी आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है, मुझे नहीं समझ में आया। चलिए एक बार हम टैली बता दें। अभी तक जो रुझान हमें मिल रहे हैं, पूरे 182 सीटों के रुझान गुजरात में भी आ गए हैं और पूरे 68 सीटों के रुझान हिमाचल में भी आ गए हैं। बीजेपी 114 पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और 64 पर कांग्रेस, जीपीपी केशुभाई पटेल की पार्टी 2 पर और अन्य 2 पर। और हिमाचल की बात करें तो 23 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। एकदम क्लियर मैंडेट कांग्रेस को जाता हुआ 40 सीटों के साथ वो आगे है और अदर्स 5 पर आगे चल रहे हैं। तो दोनों जगह का फैसला एक तरह से अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं, जो अब दरअसल देखा जाए तो अभी अंतर इतना है कि हम ये तो पक्के तौर पर कह सकते हैं कि कहां किसकी सरकार बनने जा रही है। सिर्फ बात ये रह जाएगी कि किसने कितनी सीटों के आंकड़े को छुआ है। दीप्तोष, हम ये बात कर रहे हैं कि कितने नेता, 3 नेता गुजरात में हमारे सामने आते हैं और ये कांग्रेस की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है। कांग्रेस को ये कहने में एक उनकी है कि बाद में तय किया जाएगा, पहले हम तय नहीं करते क्योंकि ये तो हमारी नीति रही है। लेकिन क्या ये वक्त आ गया है कि इस नीति को बदलना चाहिए? चीफ मिनिस्टर घोषित करें या ना करें, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये क्लियर कट होना चाहिए। ये तो क्लियर कट होना ही चाहिए। गुजरात में हमको लगा कांग्रेस का बहुत ही बड़ा एक कंफ्यूजन था। देखिए इलेक्शन जो हो रहा है, जो महुआ बताई अभी कि मोदी का खिलाफ कांग्रेस का इलेक्शन हो रहा है। मोदी तो एक देखिए एक एडवांटेज कांग्रेस को दिया है कि मोदी बीजेपी आरएसएस को हटा दिया। अभी मोदी एक अकेला रह गया विथ मोदीज यंग ब्रिगेड। आप अगर सारे गुजरात का नेता देखे, दे आर रिलेटिवली यंग। जो उभर के आ रहे हैं सौरभ पटेल, अमित शाह जैसा नेता, ये सब यंगर लीडर्स है। तो कांग्रेस का जो रिस्ट्रेंट का पॉलिटिक्स कांग्रेस ने अपनाया, ये बहुत ही गलत था। बिकॉज कॉन्टैक्ट मोदी नॉट रूट बाय द डेवलपमेंट रूट। विकास का राजनीति कांग्रेस को करना चाहिए था और ठीक से जिस तरीके से किया कांग्रेस, मोदी का इजी हो गया कि वो गुजराती अस्मिता में बदल दे कि बाहर से आके कांग्रेस का नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी मोदी को गाली दे रहे हैं, गुजरात को गाली दे रहे हैं। तो ये बता के मोदी ने कंफ्यूज कर दिया और भी सिचुएशन। बिल्कुल। और जो आंकड़े हम देखते थे कि जो आंकड़े मोदी बताते हैं वो बेशक अक्षरशः सही नहीं हो, बल्कि उसमें कुछ महिलाओं में अनीमिया के और बच्चों में कुपोषण के, मैलन्यूट्रिशन के जो आंकड़े थे, उसको उस तरह से भुना नहीं पाई कांग्रेस, उसको उस तरह से सामने नहीं ला पाई है कि बात रही। मनसुख भाई हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं। मनसुख भाई, पहला आपका रिएक्शन, ये जो नतीजा आए क्या है? जो नतीजा आया है, जो रुझान हम कहेंगे अभी से, रुझान तो नतीजे में बदलेंगे, लेकिन जो रुझान आते हुए दिख रहे हैं उन्हें आप कैसे रीड कर रहे हैं? नतीजे में ही बदलेंगे। जो रुझान आ रहे हैं, हमारा जो पार्टी का हमारा मन में जो ही था और हमारा जो सुझाव था वैसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास था जनता पर, मतदारों पर, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो विकास की राजनीति की थी और जो विकास की राजनीति, विकास गांव तक पहुंचा था, विकास किसान तक पहुंचा था, विकास गरीब तक पहुंचा था, विकास आम आदमी तक पहुंचा था और सारे गुजरात की जनता फील्ड विकास अपने नजदीक देख रही थी और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोटिंग किया और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। और दूसरा, जो कांग्रेस अपना कुटुंब कबीला के साथ, अपने जो शीर्षस्थ नेतागण थे कांग्रेस के, अपने परिवार के साथ गुजरात की चुनाव में जुट गए। लेकिन जितनी चीजें आप बता रहे हैं मनसुख भाई, वो तो अगर सब हो, जितना आप कह रहे हैं कि इतना विकास, इतना सब कुछ किया, पूरा जनता उमड़ पड़ी, तो उस हिसाब से तो 150 आनी चाहिए थी ना। आती हुई तो अभी 116 दिख रही हैं, जो रुझान आ रहे हैं उसमें 150 तो दिख नहीं रही। या आपको लगता है 116, 150 बन जाएंगे आते आते? नहीं, जो हमारा अनुमान था वही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की, विकास की राजनीति करती है और विकास की राजनीति गुजरात की जनता ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया है। नरेंद्र भाई अभी चौथी बार शपथ ले रहे हैं और चौथी बार जब शपथ लेंगे तो पहले से आज तक एक ही रास्ता रहा। बार बार नरेंद्र भाई ने कहा कि गुजरात की 6 करोड़ की जनता
वो हमारा परिवार है। नरेंद्र भाई ने बार बार कहा है कि विकास के आधार पर ही हम वोट मांगेंगे। चलिए ये बताइए, जो 6 करोड़ का जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 6 करोड़ का उनका परिवार है, इस परिवार से दूर तो नहीं जाएंगे? अभी जनवरी में गुजरात वाइब्रेंट गुजरात की समिट करने के बाद इस परिवार को छोड़कर केंद्र के परिवार की तरफ तो जाएंगे नहीं? अभी तक का सवाल है तब तक नरेंद्र भाई ने बार बार कहा है, जब विवेकानंद युवा विकास यात्रा लेकर नरेंद्र भाई निकले थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि गुजरात मेरी कर्मभूमि है, गुजरात मेरी जन्मभूमि है, गुजरात की 6 करोड़ की जनता मेरी परिवार है, उनकी सेवा में करता रहूंगा। वैसा नरेंद्र भाई बार बार बोल चुके हैं। इसलिए अभी वाइब्रेंट गुजरात हो तो गुजरात के डेवलपमेंट के लिए होता ही रहता है, दर तीसरे साल वैसा ही होगा। और गुजरात में और भी इंडस्ट्रीज, और भी उद्योग, और भी सभी यहाँ आएंगे। और गुजरात में एक नया गुजरात, नरेंद्र भाई का और एक सपना था कि अभी गुजरात को दिव्य और भव्य बनाना है, तो उसकी नींव आज से बन जाएगी और दिव्य और भव्य गुजरात बनाने के लिए नरेंद्र भाई आगे बढ़ेंगे। स्मृति ईरानी बीजेपी नेता कुछ कह रही हैं, आइए उनको सुनते हैं पहले। आप मुझे कहते हैं कि आपके लिए विक्ट्री के मापदंड अलग हैं। आप मुझे कहते हैं कि विक्ट्री और जीत नहीं होती। लेकिन हिमाचल में परिस्थितियां, पूरे परिणाम आने दीजिए हिमाचल के, उसके बाद विश्लेषण करेंगे। चलिए, हिमाचल में रुझानों को कहती हैं स्मृति ईरानी की परिणाम आने दीजिए, और गुजरात में रुझानों को बीजेपी कह रही है कि हम जीत ही गए हैं। मनसुख भाई ये बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को? गुजरात का बहुत विकास हुआ और विकास हो रहा है, लेकिन गुजरात में नरेंद्र मोदी सीएम की नरेंद्र मोदी पीएम? नरेंद्र भाई अभी तो गुजरात के सीएम है। ये जो अभी तो आप लगाते हैं, ये मैं इसको समझना चाहती हूँ, ये अभी तो क्या मतलब? मैं आने वाले कल की बात कर रही हूँ। मैं आज की बात कर रहा हूँ। और नरेंद्र भाई ने कहा है कि मुझे गुजरात को दिव्य और भव्य बनाना है, और वो इस स्टैंड पर नरेंद्र भाई गुजरात की सेवा अभी तो करते रहेंगे। अच्छा, आप आज की बात कर रहे हैं, लेकिन कल को देश की सेवा वो कर सकते हैं? वो एक विषय है, और आगे आगे ये जो भारतीय जनता पार्टी और पार्टी की मैटर होगी, पार्टी आगे आगे जब हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जब नेता है और सब परिवार की भावना से, यहाँ कोई एक परिवार का नहीं चलता है जैसे कांग्रेस में चलता है, एक ही परिवार, एक ही नेता, उनके परिवार के लोग ही नेता, वैसा तो नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक एकलौती पार्टी है, वो परिवार के नाते से चलती है, और परिवार की दृष्टि से जिसको आपके यहाँ भी तो संघ परिवार है, वही जिम्मेदारी अदा करते हैं। एक परिवार है, आपके यहाँ संघ परिवार है। भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के एक संघ परिवार का ही क्षेत्र है। जैसे कि संघ परिवार के एक बीजेपी एक क्षेत्र है, संघ परिवार के मजदूर संघ क्षेत्र है, संघ परिवार के वीएचपी क्षेत्र है, सब संघ परिवार के ही क्षेत्र है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह से काम करती है। अच्छा, चलिए मुझे ये बात बताइए कि आपकी सबकी वहाँ पे जो भी राय बनती हो और सेंटर के लीडर जो डिसाइड करते हो, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर केंद्र की राजनीति में आते हैं तो उनकी जगह संभालने के लिए कौन उपयुक्त व्यक्ति है, कौन उपयुक्त नेता है वहाँ पे? आनंदीबेन, सौरभ पटेल, अमित शाह, नाम तो कई चल रहे हैं। अभी कोई प्रश्न की बात ही नहीं है। अभी तो नरेंद्र भाई मोदी ही शपथ ग्रहण कर रहे हैं और नरेंद्र भाई मोदी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो वैसी कोई बात करने की अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब नरेंद्र भाई, आप जब केंद्र की बात करते हैं तो नरेंद्र भाई केंद्र के लीडर थे ही। नरेंद्र भाई राष्ट्रीय महामंत्री भी रह चुके हैं, नरेंद्र भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र भाई काम कर चुके हैं, और पार्टी ने उसको जिम्मेदारी दे दी कि आप गुजरात में जाकर काम करो। तो नरेंद्र भाई जब केंद्र की राजनीति में थे वो तो उनका कद, उनकी जगह क्या थी, ये बताने की जरूरत पड़ती है कि वो केंद्र की राजनीति में थे। चलिए, यहाँ हमारे साथ जर्नलिस्ट भी, सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। दीप्तोष, एक बात देखें कि अगर नरेंद्र मोदी दिल्ली आते हैं तो बीजेपी में क्या होने वाला है, खास तौर से जो कहा जाता है कि संघ जो है डिसाइड करता है चीजें, तो इस बार संघ डिसाइड करेगा कि बीजेपी की जो इंटरनल एक कोटरी है वो डिसाइड करेगी? देखिए, एक प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो गया। नरेंद्र भाई का नाम सामने आ गया बहुत पहले से ही, और अगर आप जो मिडिल क्लास सेंटिमेंट, स्पेशली सोशल मीडिया, ट्विटर, ये सब आप ठीक से स्टडी करें तो देखेंगे कि मोदी का नाम बहुत दिन से चल रहा है, 2 साल हो गया, और अभी ये ट्रेंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। अभी ये ट्रेंड ऐसा एक तरफ पहुंच गया कि लग रहा है एक छोटा सा वेव है। छोटा सा क्यों, ये इंपॉर्टेंट वेव है, और ये वेव बीजेपी को रोकना बहुत मुश्किल होगा।
और बीजेपी को अभी बहुत इंपॉर्टेंट सोचने का जगह पहुंचना पड़ेगा कि हम किसी अलाई को सैक्रिफाइस करेंगे या नरेंद्र भाई मोदी को सामने लेके इलेक्शन लड़ेंगे। हो सकता है बीजेपी प्राइम मिनिस्टेरियल फेस नरेंद्र मोदी को डिक्लेयर नहीं करेंगे, बोलेंगे कि ये मेरा कैंपेन का लीडर है और कुछ नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी बन जाएगा एक तरफ से इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टेरियल फेस, और ये आरएसएस भी रोक नहीं पाएगा। नरेंद्र भाई मोदी से आरएसएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग इलेक्शन का कुछ हफ्ते पहले हुआ था, उसमें ये तैयार किया गया था बहुत सारे कुछ कि कौन नितिन गडकरी का फेट, ये सब सोच के आरएसएस ने बताया था कि प्राइम मिनिस्टेरियल जो चॉइस वो इलेक्शन का बाद ही ले जाएंगे, 2013 में ले जाएंगे। सो हम लोग अगर वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की तरह से नहीं उनको आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि ये हमारे कैंपेन के लिए एक चेहरा है, ये कहते ही बहुत सारी चीजें अपने आप डिसाइड हो जाएंगी। ये कहते ही जेडीयू भी अपना डिसीजन ले लेंगे कि हम वो बीजेपी का साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इसलिए देखना पड़ेगा नरेंद्र भाई मोदी को सामने लाना, कितना दूर बीजेपी सामने लाएंगे। जी सुषमा जी, यहाँ पर देखिए हम एक बात अगर सामने लाते हैं, मान लीजिए पीएम कैंडिडेट उन्हें नहीं घोषित किया, लेकिन उनको आगे बढ़ाते हैं कि ये भी हमारे सबसे अहम नेता हैं, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि उसके बाद कोएलिशन की बात, अगर बीजेपी सत्ता में आती है, कितनी सीटें आती है वो अलग बात है, लेकिन ये कहते हैं कि ये नेतृत्व करेंगे, ये हमारे कैंपेन के आगे आगे चलेंगे, ये कहते ही भले ही विकास पे चुनाव उन्होंने गुजरात पे लड़ा हो, लेकिन क्या संभावना इस बात की भी हो सकती है कि पोलराइजेशन हो जाए? देश भर में गुजरात में सिर्फ 9% मुसलमान है, देश की स्थिति ऐसी नहीं। देखिए ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इससे पहले इसका जवाब देने के लिए मैं थोड़ा पीछे चलती हूँ। जो आपने बात की थी कि गुजराती अस्तित्व की, अस्मिता की, तो वो अगर आपको याद होगा कि कई साल पहले, ये अभी की बात नहीं है जो गुजराती प्राइड की अभी बात कर रहे हैं, पहले तो हमें याद वो एमजीआर और सीएन अन्नादुराई ने शुरू किया था तमिल प्राइड, फिर उसके बाद हुआ तेलुगु प्राइड एनटीआर के साथ, और उसके बाद काफी सारे प्रांतों में ये हुआ। लेकिन जो भी ये रीजनल लीडर्स थे वो रीजन में ही रहे, वो आंध्रा में ही रहे और वो तमिलनाडु में ही रहे। अभी तक कोई ऐसा रीजनल लीडर नहीं है जो नेशनल स्टेज पे हावी हो गया है। तो अगर ये नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी अपने जो पब्लिक फेस बना देगी, तो ये पहली बार होगा कि किसी रीजनल लीडर को वो राष्ट्रीय मंच पे ला रहे हैं, और ये देखना होगा, जैसे आपने ठीक कहा, कि उनका जो अपील है, रीजनल अपील, वो नेशनल लेवल पे आ सकता है। हाँ, सोशल मीडिया पे मैं मान सकती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया ज्यादातर मिडिल क्लास है, तो हमारे जो बल्क वोटर्स हैं वो मिडिल क्लास के नहीं हैं, हमारे जो मैसेज हैं वो रूरल एरिया के ही हैं। और इनका ये देखना ये है कि नेशनल लेवल पे बाकी पार्टियों का इसके पास रिएक्शन ये होगा, जैसे आपने कहा जेडीयू का क्या रिएक्शन होगा, बाकी एनडीए कोalition का रिएक्शन क्या होगा, पोलराइजेशन हाँ हो सकती है राष्ट्रीय मंच के ऊपर। यही बात कह के एक तरह से नरेंद्र मोदी को समझाया भी जाए, क्योंकि एक बार सीटें आ जाएं उसके बाद तय करते हैं, क्योंकि कोएलिशन पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है कि वो आपके नाम पर सहमत ना हो। शायद यही समझाने बुझाने का एक तरीका हो सकता है, अदरवाइज तो जैसा कहा जा रहा है कि मोदी अनस्टॉपेबल होंगे। हम ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं तुरंत, लेकिन दो जगह की आपको हम बताते चलें कि रुझान जरूर आ रहे हैं, लेकिन रुझानों में अंतर इतना है कि साफ हो चुका है कि गुजरात में फिर से बीजेपी सरकार बनाने वाली है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता से बाहर आने वाली है। ब्रेक लेते हैं। सुपरनोवा बाय सुपरटेक। हम इंडियंस सब के सब खाने के शौकीन, गजब है हमारे दिल का तेल से मेल। पर भैया ये तेल का मेल हेल्थ से न खेल खेल। अरे खाइए खाइए, हेल्थ की टेंशन धारा पर छोड़िए। जो दे तेलों की इतनी हेल्दी रेंज कि आप विभिन्न तेलों में पकाएं, बेहतर स्वास्थ्य पाएं। धारा, इंडिया का तड़का। असली इंडिया।
यही है असली इंडिया। जब अगली बार ऐसा खाना बनाओ ना तो सादा